हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रवीना एक्स ऑफिसर कश्यप से इस केस से जुड़ी जानकारी लेती है। अब आगे। रात अपने चरम पे थी। सुबह के 3 बज चुके थे और अचानक से रवीना उठ बैठती है। सांसें तेज चल रही थी। कमरे में स्याह अंधेरा। हीटर की लाल बत्ती धीमी से टिमटिमा रही थी। एक सपना अधूरा, बिखरा हुआ। आँख खुली लेकिन कुछ दिख नहीं रहा था। वो स्केच, वो आंखें, वो चीख किसकी थी? क्या तुमने सुनी थी? वो पास रखी पानी की बोतल उठाती है लेकिन हाथ कांपता है। धीरे धीरे चलता हुआ वो खिड़की की तरफ जाती है। बाहर बर्फ गिर रही थी। धुंध के पीछे कुछ है या सिर्फ वहम? ये सवाल तो आज भी सवाल ही था। रवीना धीरे से बुदबुदाती है, ये सपना नहीं था, कोई निशान था। कोई भेज रहा है मुझे वहाँ, कोई चाहता है कि मैं वहाँ जाऊँ। सुबह के 7:30 बज चुके थे। थाने के रिकॉर्ड रूम की सीलन भरी दीवारों के बीच वो अकेली है और धूल से अटी फाइल जैसे मृत आत्माओं की यादें। उसके हाथ एक पुराने लेदर फोल्डर पर रखते हैं। SRH 42 2004। फोल्डर खोलती है। एक ब्लैक एंड वाइट फोटो। एक लड़की झील के किनारे कुछ स्केच कर रही है। एक गवाही। उसने कहा था ये रंग डर से आते हैं। मैंने पूछा डर किससे? वो मुस्कुरा दी। कभी डर भी खूबसूरत हो सकता है। रवीना खुद से ये सवाल करती है। रवीना की उंगलियां थम गई थी। एक नाम पेज के कोने पर लिखा था, राजदान। फर्स्ट नेम अननोन। आर्टिस्ट एज अप्रॉक्स 1920। रवीना गहरे अंदाज में खुद से ही बड़बड़ाती है, राजदान? ये सिर्फ संयोग तो नहीं हो सकता। गेस्ट हाउस पर हल्का नीला लाइट जल रहा था। ईसा के घर का ये माहौल। रात के 10:30 बज चुके थे। वो दीवार से टंगी उस पेंटिंग को घूर रही थी जो ईशा से खरीदी थी। रवीना उसे देखना चाहती थी। पेंटिंग में एक लड़की है जंगल के बीच एक जलती हुई किताब के साथ। रवीना के मन में आता है, आखिर ये लड़की पेंटिंग में ऐसे राज क्या उकेरती है जिसे पढ़ना लगभग नामुमकिन होता है। कभी कभी लोग कहानियाँ नहीं बताते, वो उन्हें जला देते हैं। रवीना उस पेंटिंग को नीचे उतारती है। फ्रेम के पीछे उंगली फेरती है। कुछ उभरा हुआ था, N.R। रवीना खुद से ही आश्चर्य में सवाल करती है, क्या इस NR का मतलब नेहा रैना? नहीं, ईशा नेहा रैना क्यों लिखेगी? तभी एक झोंका खिड़की से आता है। पेंटिंग का कोना हल्का सा उठता है। पीछे टेप में छिपा एक कागज, एक पुराना स्केच। वो लड़की जो नेहा हो सकती है, लेकिन आंखें तो ईशा की थी। रवीना धीरे आवाज में खुद से ही अंतर आत्मा का द्वंद्व लड़ रही थी। मुझे नहीं जानना था ये सब एक केस था, लेकिन अब ये मेरी रातों में उतर चुका है। उसके रंग, उसकी आंखें क्या मुझे खींच रही है? क्या मैं उसका पीछा कर रही हूँ या फिर वो मेरा? पर्दे के पार ईशा का चेहरा जैसे अंधेरे में उकेर रहा हो कोई उसके मन के भीतर। और रवीना स्केच बुक को पलटती है। एक स्केच जो नेहा की लगती है, लेकिन चेहरे के पीछे एक और चेहरा, हल्का सा उभरा हुआ, जैसे चित्र में 2 परछाइयाँ एक साथ हो। और अपने मन की आवाज़ को सुनती है। क्या ईशा ने कभी नेहा को देखा था या खुद को देखा था उस लापता लड़की में? वो टेबल पर हाथ रखती है, हल्के कांपते हुए, और धीरे से खुद से ही कहती है, मैं सच जानना चाहती थी, लेकिन क्या मैं उसे झेल पाऊंगी? स्केच और केस फाइल एक दूसरे के ऊपर रखे थे।
रात के 12 बज चुके थे। बाहर एक कुत्ता दूर कहीं भौंकता है। हीटर की आवाज़ धीरे धीरे मध्यम हो जाती है। कैमरा जूम होता है स्केच की आंखों पर और वहीं फेड आउट। तभी फिर से अम्मा रवीना के रूम में आती है। बेटा, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया और जाने कौन से फाइल में डूबी पड़ी हो। चलो अब खाना खा लो। नहीं अम्मा, आज भूख नहीं है। देखो, खाना खाने के बाद दिमाग भी खुलता है और कुछ ऐसे रास्ते भी मिलते हैं जो शायद आपको उस जगह पहुंचा दे जहां आप जाना चाहते हो। और इसके साथ ही रवीना उठती है, नीचे जाती है और खाना खाती है। खाना खाने के दौरान वो अम्मा से पूछती है, अम्मा, यहाँ 2004 में कुछ घटना हुई थी, एक आगजनी और कुछ लड़कियों के लापता होने की खबर। क्या आप कुछ जानती है उसके बारे में? अम्मा थोड़ी देर सकपका जाती है और फिर कहती है, तुम उस छोटी बच्ची नेहा की बात कर रही हो? रवीना आश्चर्य से अम्मा को देखती है। आप जानती हैं नेहा को? नहीं, बस सुना था। इस शहर में काफ़ी चर्चा में आई थी। वो बेहद कम उम्र में बेहद ऊंचा मुकाम हासिल कर सकती थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था और अचानक से एक दोपहर कहीं आगजनी की घटना हुई। सिलसिलेवार बम फोड़े गए और इसके बाद जैसे सब खत्म। और इस घटना के बाद नेहा का भी कभी पता नहीं चला। रवीना खाना खाते खाते अम्मा की बातों को गौर से सुन रही थी और इसके साथ ही फिर वो खाना ख़त्म कर अपने कमरे में आती है। दूसरे दिन के सुबह से लेकर शाम तक का समय बीत चुका था। वो नेहा रैना केस के कई स्केच, कई आकृति जुटा चुकी थी, कई जगह फ़ोन कॉल्स, और अब जैसे कि उस केस ने उसकी अंतरात्मा को पकड़ लिया था। शाम का समय हो चला था। शिमला की वो रात बाकियों से अलग थी। बादलों ने शहर को अपने भीतर समेट लिया था। धुंध ने दरवाजों और खिड़कियों पर दस्तक दी थी और रवीना सिंह अपनी चौकस आंखों के साथ एक ऐसे सच की दहलीज पर थी जिसका कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ परछाई थी। दिल्ली से आए केस फाइल की एक पुरानी पेटी उसने आज खोली थी। SHH 42 2004। नेहा रैना, एक युवा आर्टिस्ट, लापता। सिर्फ एक NGO का वेग था रिकॉर्ड, कुछ स्केचेज, एक इनकम्प्लीट DNA रिपोर्ट और 3 अलग अलग गवाहियाँ। रवीना ने पहली बार केस पढ़ा तो उसके अंदर ठंडी लहर ने उसे छू लिया था और अब वो लहर समंदर बन चुकी थी। वो केस को वहीं थामती है और सब कुछ बंद कर कैफ़े कॉन्टस पहुंचती है। कैफ़े कॉन्टस के बंद शटर के पीछे ईशा अक्सर अपनी आर्ट बुक में कुछ रेखाएं भरती थी। अंधेरे में डूबी खोई हुई आकृति जो बोलती नहीं थी, सिर्फ देखती थी। रवीना ने पहली बार वो आर्ट बुक तब देखी थी जब ईशा ने उसे एक्सीडेंटली टेबल पर छोड़ दी थी। वो पलटा गया पन्ना जिसमें एक लड़की काले पानी के किनारे बैठी है और उसके पीछे एक साया खड़ा था। साया जिसकी आंखों में वो ही सवाल थे जो इस वक्त रवीना के मन में उठ रहे थे। नेहा रैना के स्केच भी ऐसे ही थे, उसने खुद से कहा, और वो देखती है एक फेडेड सिग्नेचर NR। और अब उसके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी था। दूसरे दिन सुबह सुबह ही वो निकल चुकी थी शिमला से दूर एक पहाड़ी गांव में कुछ सुराग ढूंढने के लिए। वो पहाड़ी गांव जहां नेहा आखिरी बार देखी गई थी शिमला से 3 घंटे की दूरी पर था। रवीना वहीं अकेले पहुंची, बिना पुलिस और बिना यूनिफॉर्म के, बस एक लंबा कोट, एक नीली डायरी और ढेर सारे अनआंसरेबल क्वेश्चन के साथ। गांव की सबसे बुजुर्ग औरत अम्मा ताई धूप में बैठी तुलसी में पानी दे रही थी। रवीना उनके पास जाती है
अम्मा कुछ पूछूं आपसे? अम्मा ताई आंखें सपाट थी, उसे देखती है ऊपर से नीचे और फिर कहती है, पूछो। इधर कोई लड़की आई थी कुछ साल पहले। लड़कियां तो बहुत आती है, तुम किसकी बात कर रही हो बेटा? हाँ, मैं नेहा की बात कर रही हूँ। नेहा रैना करके उसका कुछ नाम था। अम्मा ताई की आंखें 2 पल को इधर उधर हिचकी और फिर उन्होंने तुलसी को पानी देते हुए कहा, आई थी। चुप रहती थी, झील के किनारे बस बैठकर स्केच बनाती थी, उदास भी थी। एक रात अचानक गायब हो गई। और आपने कुछ पूछा नहीं उससे? कभी बात नहीं हुई? बस नाम पूछा था एक बार, बताया नहीं कभी, पर हर रात चीखती थी और एक नाम जैसे उसके होठों से निकलता था। क्या वो नाम क्या था, बता सकती हैं? नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन वो पूरी रात चीखा करती थी। वो जैसे इन बातों में, इन चीखों में खुद को सहलाती थी, खुद को समझाती थी। ईशा इन इन्फॉर्मेशन के साथ वापस शहर आती है। एसआरएच फाइल को खोलती है जिसमें लिखा था, लाइकली ड्रोन, नो फुल्ली बॉडी रिकवर्ड, रिमेन इनकन्क्लूसिव। और उसके दिमाग में फिर से सवाल तैर गए थे। डूब कर मौत? लेकिन अम्मा ने तो कहा था कि शहर में आगजनी हुई थी और उसकी रात ही नेहा भी गायब हो गई थी। और डीएनए रिपोर्ट? डीएनए रिपोर्ट क्या कहती है? यानी जो अवशेष मिले थे वो पूरी तरह से नेहा के नहीं थे, या तो कोई और मरी थी या नेहा अब भी जिंदा है किसी और नाम से। अब रवीना के मन का शक गहराता जा रहा था। सवाल कई थे उसके सामने, पर जवाब जैसे कुछ नहीं था। 3 दिन बाद ईशा के कैफ़े में पहुंचती है, लेकिन कोई बातचीत नहीं। और उसने देखा कि ईशा थोड़ी डल लग रही है और उसने ईशा से पूछा, सब ठीक? उसने हाँ में सिर हिला दिया था। कुछ ज़्यादा बातें नहीं हुई। और कुछ दिन बाद उसने जाकर देखा कैफ़े बंद था। ईशा को तेज बुखार हुआ है, बस इतना पता चला उसे। वो बेसुध थी, गर्मी से कांप रही थी और रवीना उसी कैफ़े में उसके पास बैठी थी, निगाहें उसके माथे और होठों पर। ईशा बुदबुदा कर कहती है, आज आपको दूसरे की हाथ की चाय पीनी पड़ेगी। आई होप आप मेरे कैफ़े की बदनामी नहीं करेंगी। रवीना उसे देखती है, तुम्हें बदनामी का इतना डर है? नहीं, मुझे अपने कैफ़े की चिंता है। इस पर मैं किसी भी तरह का आँच नहीं आने दे सकती। और रवीना की रगों में सन्नाटा दौड़ गया। कब से है यहाँ तुम्हारा कैफ़े? करीबन 10 साल से। क्यों? और इससे पहले यहाँ क्या था? अचानक से उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। पता नहीं, मुझे नहीं पता। और इसके साथ ही वो नज़रें फेर लेती है। रवीना आई कॉफ़ी को पीती है और उसके बाद कहती है, चाय नहीं तो कॉफ़ी ही सही। तुम्हारे हाथ की चाय नहीं मिली तो मैंने कॉफ़ी ऑर्डर कर लिया था। ईशा मुस्कुराती है। रवीना लौट जाती है फिर अपने घर और फिर से वो लाइब्रेरी से एनजीओ की एक पुरानी डायरी निकालती है। युवा सृजन कला अभियान, जहाँ नेहा आखिरी बार रजिस्ट्रेशन हुई थी। एक एंट्री थी, पार्टिसिपेंट 47, एनआर, विथड्रॉन आफ्टर ट्रॉमा, नो फॉरवर्डिंग एड्रेस। और एक लाइन हैंडराइटिंग में, सी कीप्स ड्रॉइंग फायर, मे बी इट्स हर वे ऑफ फॉरगेटिंग। मतलब वो हमेशा आग को चित्रित करती थी। रात में रवीना अकेले अपने कमरे में बैठी थी। दीवार पर पिन हुई वो तस्वीरें, ईशा की पेंटिंग, झील, नेहा का स्केच, डीएनए रिपोर्ट और गांव की औरत की गवाही।
सारे टुकड़े सामने थे, पर कोई भी टुकड़ा पूरे सच की तस्वीर नहीं बता पा रहा था। क्या मैं ईसा से पूछ सकती हूँ? क्या अगर मैं पूछूं तो फिर वो बताएगी, या फिर वो मुझसे झूठ बोलेगी सिर्फ इसलिए कि मैं वर्दी में हूँ? अगली सुबह वो फिर से कैफ़े कॉन्टेस्ट जाती है। रवीना ने चाय ऑर्डर की। उसने चाय दी, अदरक वाली, थोड़ी फीकी। उसकी मुस्कान में थकावट थी, आँख में कुछ और। रवीना उससे पूछती है, क्या हुआ, नींद ठीक से नहीं आई? ईसा ने बस सिर हिलाया। फिर वो पल आया जब ईशा ने पूछा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ ढूंढ रही हो रवीना, या किसी को? रवीना चौंकी नहीं, सिर्फ मुस्कुराती है और कहती है, शायद दोनों। और इसके साथ ही ईशा की नजरें उसे देखती है। शिमला पुलिस मुख्यालय की बेसमेंट आर्काइव रूम। रात के 1:33 पीली रोशनी में रवीना सिंह अकेले बैठी थी। सामने फैली थी नेहा रैना केस की अधूरी फाइल, पुरानी तस्वीरें, जले हुए स्केच और एक पतले से लिफाफे में मोड़ी हुई डीएनए रिपोर्ट। उसने दस्तावेज को धीरे से खोला। ऊपरी कोने में लिखा था 17 जुलाई 2004। नीचे लिखा था, स्पेसिमेन retrieved from water exposed human remain. Mitochondrial analysis includes no sufficient match for parental sample. Final status remains suspected. Identification uncertain. रवीना ने शब्दों को बार बार पढ़ा। ऐसी कोई मैच नहीं थी जो उसके पेरेंटल सैंपल को जता सकती थी। मिथ होने का प्रमाण कभी पूरा ही नहीं था। वो कुर्सी पर पीछे झुकी और छत को घूरती रही। 1 सदी गुजर गई जैसे उसे एक रिपोर्ट को समझते हुए। नेहा रैना 22 साल की आर्ट छात्रा, उत्तराखंड की रहने वाली, युवा सृजन कला अभियान के कैंप में आई थी। फिर एक रात अचानक गायब। 3 दिन बाद एक झील के किनारे अधजली हड्डी और एक ब्रेसलेट मिला जिस पर एनआर उकेरा था, पर डीएनए मैच अब भी अधूरा था। नतीजा, केस बंद, लेकिन सवाल बाकी। रवीना अपने अंतरात्मा के सवाल में उलझ गई थी। अगर वो मरी नहीं तो कहाँ गई? क्या किसी ने उसे छिपा लिया, या उसने खुद अपनी पहचान मिटा दी? रवीना का दिल एक अजीब सी दिशा में खींचने लगा। वो चेहरे याद आए जिनसे वो हाल में मिली थी, लेकिन एक चेहरा जो सबसे शांत, सबसे सौम्य था, उसी में सबसे ज़्यादा शोर था। ईशा राजदान। रवीना ने 2 तस्वीरें सामने रखी, नेहा रैना की कॉलेज वाली फ़ोटो और ईशा की आर्ट गैलरी की एक स्टाफ पिक। ज़्यादा नहीं, पर कुछ था। नाक की ढलान, होठों का झुकाव, आंखों के नीचे वही थकान की लकीरें। डीएनए रिपोर्ट फिर से उसकी निगाह में थी। उसने धीरे से खुद से ही सवाल किया, अगर नेहा मरी नहीं तो क्या वो अब ईशा बन गई? रवीना की सोच भटक रही थी। क्या ईसा ने अपनी पहचान किसी से बचने के लिए बदली थी? किससे? और सबसे बड़ी बात, किस बात से भाग रही थी? या शायद वो खुद भी नहीं जानती कि वो कौन है। क्या उसे याद है कि वो कभी नेहा थी, या उसने खुद को भुला दिया ताकि जिंदा रह सके? सवाल कई थे, जवाब अब भी नहीं थे। जिंदगी जैसे उलझनों में बीतती जा रही थी और कई सवाल कुरेदते जा रहे थे मन को, लेकिन सवाल का जवाब मिलना मुश्किल था। अब तक कोई भी ऐसा क्ल्यू नहीं मिला था जिससे रवीना उस जगह पर पहुंच सकती थी जहां से उसे नेहा रैना केस की कोई बड़ी फाइल मिल जाए। डीएनए रिपोर्ट के नीचे एक हस्ताक्षर था, डॉक्टर ए बख्शी, दिल्ली एम्स जेनेटिक एनालिसिस डिवीजन। रवीना ने उसकी डिटेल ट्रेस की और एक चिट्ठी बनाई। नीड क्लैरिफिकेशन ऑन SRH 42 2004, पॉसिबल आइडेंटिफिकेशन कन्फ्यूजन, रिक्वेस्ट अर्जेंट कंसल्टेशन।
जैसे उसने मेल भेजा, रवीना ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस एक सवाल था, सवाल जो उसे उलझा रहा था। सच जानना जरूरी था, लेकिन क्या वो उसके लिए तैयार थी? सवाल यही थे कि इस सच की लड़ाई में क्या कुछ ऐसा था जो रवीना से छूटने वाला था, उसकी ज़िंदगी को बदलने वाला था पूरी तरह से। क्या होना था आगे, किस तरह से इस केस के अंजाम को बदल सकती थी वो, और क्या रिश्ता था ईशा का नेहा से? जानने के लिए सुनते रहे नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें।